नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे मगध साम्राज्य। और इससे पहले दोस्तों पार्ट 1 और पार्ट 2 आप ज़रूर देखिए और उसके बाद ही दोस्तों आप पार्ट 3 को देखिए। और आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 और मगध साम्राज्य। दोस्तों मैंने आपको बताया था मगध साम्राज्य में हम पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं, उनको आप पहले देखिए तभी आपको दोस्तों समझ में आएगा। तो मगध साम्राज्य दोस्तों, इससे पहले हमने बात किया था कि मुख्य रूप से मगध साम्राज्य में 3 राजवंशों ने शासन किया था। मैंने बताया था हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। इससे पहले हमने हर्यक वंश देखा था। ठीक है, आज हम दोस्तों शिशुनाग वंश और नंद वंश देखेंगे। यानी कि मगध साम्राज्य में शिशुनाग वंश और नंद वंश ने किस प्रकार से शासन किया और कौन कौन से शासक रहे, और इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए दोस्तों, शिशुनाग वंश देखेंगे पहले और उसके बाद नंद वंश देखेंगे। देखिए दोस्तों, बात करें शिशुनाग वंश की, तो आप सभी ने पढ़ा है दोस्तों मगध साम्राज्य में शिशुनाग वंश ने कब से कब तक शासन किया और कौन कौन से इसके शासक रहे। तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ये सभी दोस्तों आप नोट करते हुए चलेंगे। देखिए दोस्तों, शिशुनाग वंश की बात करें तो शिशुनाग वंश जो है कब से कब तक इसने मगध पर शासन किया, ये आप नोट कर लें। 412 से लेके 344 ईस्वी पूर्व तक जो है दोस्तों शासन किया था शिशुनाग वंश ने मगध पर। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे। ठीक है, आपको डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे। ठीक है, तो याद रखेंगे शिशुनाग वंश के जो संस्थापक थे दोस्तों कौन थे, शिशुनाग थे। ठीक है, ये याद रखेंगे, दोनों चीज याद रखनी है। शिशुनाग वंश ने मगध पर कब से कब तक शासन किया और इसके संस्थापक, इस वंश के संस्थापक कौन थे। ठीक है, दोनों चीज आपको याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, शिशुनाग वंश ने मगध पर लगभग जो है 412 से लेकर 344 ईस्वी पूर्व तक शासन किया, जिसकी स्थापना जो है शिशुनाग ने हर्यक वंश के पतन के बाद की थी। मैंने बताया था आपको हर्यक वंश के बारे में, आप जरूर देखें दोस्तों इससे पहले वाला जो पार्ट है पार्ट 2 और पार्ट 1। ठीक है, जिसने मगध साम्राज्य का विस्तार किया, अवंती और वत्स को मगध में मिलाया और राजधानी को जो है ग्रीवरिज यानी कि राजगीर और वैशाली से पाटलिपुत्र कालाशोक के समय जो है स्थानांतरित किया, और नंद वंश के उदय के साथ इसका अंत हुआ। ठीक है, तो ये एक आपका कि शिशुनाग वंश कब से कब तक इसने मगध पर शासन किया, इसके संस्थापक कौन थे। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों शिशुनाग ने जो है हर्यक वंश के पतन के बाद जो है इस वंश की स्थापना की थी। ठीक है, ये सारे फैक्टर आपको याद रखेंगे। और इसके साथ ही साथ दोस्तों हम यहाँ पर जो है शासक जो है प्रमुख शासक जो है शिशुनाग, आपका पहला शिशुनाग हो गया, दूसरा आपका कालाशोक हो गया। आपने पढ़ा होगा कालाशोक, जिसके समय पर जो है जिसके काल में जो है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ठीक है, ये सारे फैक्ट आप जानते हैं। तो यहाँ पर शिशुनाग वंश से आपको याद रखना है कब से कब तक जो है शिशुनाग वंश ने मगध पर शासन किया, 412 से लेकर 344 ईस्वी पूर्व तक। और शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था, शिशुनाग था। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों राजधानी पूछी जाती है, तो राजधानी मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, राजधानी जो है राजगीर थी और वैशाली। ठीक है, बाद में जो है कालाशोक के समय फिर राजधानी कहाँ होगी, पाटलिपुत्र होगी। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, यानी कि शिशुनाग ने जो है अपनी 2 राजधानियां बनाई थी, पहला ग्रीवरिज राजगीर और वैशाली। ठीक है, उसके बाद कालाशोक आया शिशुनाग के बाद, तो उसने अपनी राजधानी को जो है पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों शिशुनाग वंश के जो प्रमुख शासक रहे उनको देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि शासक से संबंधित, जैसे आपका कालाशोक हो गया, शिशुनाग हो गया। ठीक है, आपको सीधे पूछ लिया जाएगा कि कालाशोक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको पूछे जा सकते हैं। और कालाशोक जो है, कालाशोक को पुराणों में क्या कहा गया है, ये सारे फैक्ट पूछे जाते हैं। चलिए पहले देखते हैं शिशुनाग वंश के पहले जो संस्थापक थे, शासक थे पहले शिशुनाग। देखिए दोस्तों, शिशुनाग की बात करें तो लगभग 413 से लेकर 395 ईस्वी पूर्व मगध साम्राज्य के शिशुनाग वंश के संस्थापक थे शिशुनाग, जिन्होंने हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक
के बाद जो है सत्ता संभाली और अवंती यानी कि उज्जैन राज्य को मगध में मिलाकर साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, पहला कि शिशुनाग ने जो है कब से कब तक शासन किया। ठीक है, तो शिशुनाग ने दोस्तों कब से कब तक शासन किया, 413 से 395 ईस्वी पूर्व। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है शिशुनाग ने दोस्तों लगभग 413 से लेके 395 ईस्वी पूर्व, कहीं कहीं पर आपको दोस्तों ये 412 की जगह जो है 413 की जगह जो है 412 भी दोस्तों आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे 412 13 395। ठीक है, ईस्वी पूर्व मगध साम्राज्य शिशुनाग वंश के संस्थापक थे दोस्तों, जिन्होंने हर्यक वंश के अंतिम शासक, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, मैंने आपको बताया था। हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था दोस्तों नागदशक। ठीक है, नागदशक को पराजित करके जो है इन्होंने जो है दोस्तों शिशुनाग वंश की जो है क्या की थी, स्थापना की थी। ठीक है, देखिए दोस्तों सत्ता संभालने के बाद जो है अवंती यानी कि उज्जैन राज्य को मगध में मिलाया। ठीक है, ठीक है, तो आपको दोस्तों पूछा जा सकता है कि अ, शिशुनाग वंश के किस शासक ने अवंती यानी कि उज्जैन को जो है मगध साम्राज्य में मिलाया था, तो सीधे आपका आंसर हो जाएगा शिशुनाग। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों साम्राज्य विस्तार किया, राजधानी जो है ग्रीवरिज राजगृह और वैशाली बनाई। तो दोस्तों आपको पूछा जा सकता है कि शिशुनाग वंश के किस शासक ने अपनी दो राजधानियां बनाई थी। ठीक है, पहली राजधानी थी ग्रीवरिज और दूसरी राजधानी थी दोस्तों वैशाली। तो दोनों चीज याद रखेंगे, शिशुनाग वंश के किस शासक ने अपनी दो राजधानी बनाई थी। ठीक है, पहला आंसर क्या हो जाएगा आपका शिशुनाग, और राजधानी कौन कौन सी हो जाएंगी, गिरिवृज और वैशाली। ठीक है, और उनके पुत्र जो है कालाशोक यानी कि काकवर्ण उनके उत्तराधिकारी बने। ठीक है, तो याद रखेंगे शिशुनाग के पुत्र कौन थे, इनके पुत्र थे कालाशोक। ठीक है, कौन थे, कालाशोक जो है दोस्तों शिशुनाग के पुत्र थे, जो बाद में जो है इनके उत्तराधिकारी बने। अवंती को जीतने के बाद मगध की सीमाएं पश्चिम में मालवा तक फैल गई। अवंती राज्य का मगध में विलय उनकी सबसे बड़ी सफलता थी। तो दोस्तों आपको पूछ लिया जाएगा कि अवंती राज्य जो है सबसे बड़ी सफलता क्या थी शिशुनाग की। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, शिशुनाग की सबसे बड़ी सफलता थी दोस्तों, इसने अवंती राज्य को जो है मगध में मिलाया था। ठीक है, किसको मिलाया था, अवंती को। ठीक है, अवंती राज्य को जो है मगध में किसने मिलाया था, ये भी पूछा जा सकता है आपको। तो शिशुनाग ने इसको जो है मगध में विलय किया था। ठीक है, ठीक है, तो शिशुनाग से आपको इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। ठीक है, शिशुनाग जो है दोस्तों कौन था, और शिशुनाग ने कब से कब तक शासन किया। ठीक है, शिशुनाग ने जो है दोस्तों शिशुनाग वंश की स्थापना की, तो हर्यक वंश के अंतिम शासक जो है नागदशक को पराजित करके जो है शिशुनाग वंश की स्थापना की थी शिशुनाग ने। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। दो राजधानियां जो हैं जो दोस्तों शिशुनाग ने जो है दो राजधानियां जो है बनाई थी, कौन कौन सी बनाई थी, ग्रीवरिज राजगृह और वैशाली, ये दोनों राजधानी याद रखेंगे। और सबसे बड़ी जो सफलता थी दोस्तों शिशुनाग की, वो क्या थी, शिशुनाग ने दोस्तों अवंती को जो है अवंती राज्य को मगध में मिलाया था। ठीक है, ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको शिशुनाग से याद रखने हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं देखिए कालाशोक की। तो उससे पहले दोस्तों यहाँ पर नोट आप देख लें इसको, देखिए महावंश टीका में शिशुनाग को जो है लिच्छवी शासक की वैश्या पत्नी से उत्पन्न बताया गया है, लेकिन पुराण उसे जो है क्या मानते हैं, क्षत्रिय मानते हैं। तो एक दोस्तों ये आपको नोट करना है। ठीक है, कि महावंश टीका में शिशुनाग को लिच्छवी शासक की वैश्या पत्नी से उत्पन्न बताया गया है। ठीक है, लेकिन पुराण उसे क्या मानते हैं, क्षत्रिय मानते हैं। ठीक है, तो शिशुनाग को आप याद रखेंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया था मगध साम्राज्य को। तो मगध साम्राज्य में दोस्तों तीन आपकी जो है क्लासेस होगी, तीन। पहले में आप जरूर देखिए, पहला दूसरा, और मैंने आपको अच्छे से बता रखा है कि मगध साम्राज्य में किस प्रकार से दोस्तों मगध साम्राज्य का उदय हुआ। ठीक है, और किस प्रकार से मगध में ये तीन राजवंशों ने शासन किया, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
ठीक है। अब यहाँ पर हम शिशुनाग की बात कर रहे हैं, शिशुनाग वंश की। तो यहाँ पर आपको शिशुनाग वंश के जो प्रमुख शासक थे कौन थे, आपको पूछा जा सकता है। पहला शिशुनाग और दूसरा उनका पुत्र कालाशोक। ठीक है, देखिए चलिए अब देखते हैं कालाशोक का। देखिए दोस्तों, कालाशोक या काकवर्ण, ठीक है, देखिए कालाशोक या काकवर्ण जो है दोस्तों, ये शिशुनाग के जो है पुत्र थे दोस्तों, ठीक है, और उनके उत्तराधिकारी थे। और इन्हें लगभग जो है 395 से लेके 367 ईस्वी तक जो है दोस्तों इन्हें शासन किया, ठीक है। और शिशुनाग वंश का दोस्तों शासक था कालाशोक, ठीक है। पूछ लिया जाएगा आपको किस वंश का था, ठीक है। 28 वर्ष तक जो है शासन किया था दोस्तों कालाशोक ने, ठीक है। और शिशुनाग का पुत्र था, ये मैंने आपको बता दिया। पुराणों में इसे काकवर्ण के नाम से जाना जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ लिया जाएगा, ठीक है। कालाशोक या काकवर्ण, ठीक है। तो पुराणों में कालाशोक को जो है काकवर्ण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है कालाशोक ने अपनी जो राजधानी है उसको कहाँ स्थानांतरित किया, ठीक है। देखिए इससे पहले आपने देखा था कि जो कालाशोक के जो फादर थे, यानी कि जो पिता थे शिशुनाग, उन्होंने अपनी राजधानी दो बनाई थी, ठीक है। कौन कौन सी बनाई थी, गिरिव्रज यानी कि राजगिरा और वैशाली, दो राजधानियां बनाई थी। लेकिन उनके पुत्र कालाशोक ने जो है अपनी राजधानी को क्या किया, पुनः जो है ये पाटलिपुत्र जो है अपनी राजधानी ले गया, यानी कि राजधानी को गिरिव्रज राजगिरा से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया इसने, ठीक है, ठीक है। और इसके काल में जो है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। पूछ लिया जाएगा आपको कि किसके काल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है। किसके काल में हुई थी द्वितीय बौद्ध संगीति, ये हुई थी दोस्तों कालाशोक के काल में, ठीक है। और कहाँ हुई थी, वैशाली में, ठीक है। ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं कालाशोक से, ठीक है। कालाशोक किसका पुत्र था, शिशुनाग का पुत्र था, ठीक है। कब से कब तक शासन किया, 395 से लेकर 367 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है कालाशोक को जो है पुराणों में क्या कहा गया है, काकवर्ण कहा गया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कालाशोक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी, ठीक है। तो कालाशोक ने अपनी राजधानी जो है गिरिव्रज राजगिरा से जो है कहाँ स्थानांतरित की थी, पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, ठीक है। साथ ही साथ याद रखेंगे कालाशोक के काल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था, ठीक है। ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, बाणभट्ट के हर्षचरित से ज्ञात होता है कि किसी ने राजधानी के निकट जो है घूमते हुए उनकी हत्या कर दी थी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए बाणभट्ट के हर्षचरित से ज्ञात होता है कि किसी ने राजधानी के निकट जो है घूमते हुए उनकी हत्या कर दी थी, यानी कि कालाशोक की हत्या जो है किस प्रकार से हुई, तो ये आप इसको ध्यान रखेंगे। बाणभट्ट के हर्षचरित से हमें क्या ज्ञात होता है कि जो कालाशोक है इसकी जो हत्या है किस प्रकार से हुई, तो राजधानी के निकट घूमते हुए उसकी हत्या कर दी गई, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो है कालाशोक के 10 पुत्र थे, लेकिन केवल नंदीवर्धन या महानंदिन का उल्लेख मिलता है जो उसके बाद शासक बना, ठीक है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे दोस्तों, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इसको याद रखेंगे कि जो कालाशोक था दोस्तों, ठीक है, शिशुनाग का जो पुत्र था कालाशोक, इसके 10 पुत्र थे, लेकिन केवल नंदीवर्धन या महानंदिन का उल्लेख मिलता है जो उसके बाद शासक बना। दोस्तों जो नंदीवर्धन था या जिसको हम महानंदिन भी कहते हैं, तो नंदीवर्धन दोस्तों शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। पूछा जाता है पहला शासक, अंतिम शासक, ठीक है, ये भी साथ में याद रखेंगे, ठीक है। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, अंतिम शासक था नंदीवर्धन, ठीक है, जो कालाशोक के बाद जो है जो शासक बना, ठीक है। चलिए देखते हैं नंदीवर्धन के बारे में। देखिए देखिए दोस्तों, नंदीवर्धन जो है ये तीसरे नंबर का शासक था शिशुनाग वंश का। शिशुनाग वंश का पहला शासक था शिशुनाग, ठीक है, दूसरा कालाशोक और तीसरा नंदीवर्धन, ठीक है। और नंदीवर्धन जो था दोस्तों ये कालाशोक का पुत्र था, ठीक है। देखिए मगध के शिशुनाग वंश के अंतिम शासक थे दोस्तों, आपको पूछ लिया जाएगा, ठीक है। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, आपको पूछ लिया जाएगा, तो याद रखेंगे दोस्तों कौन था, नंदीवर्धन,
ठीक है। इसका शासनकाल देख लीजिए, शासनकाल कब से कब तक रहा। तो नंदीवर्धन का जो शासनकाल रहा दोस्तों वो रहा 367 से लेके 345 ईस्वी पूर्व। ठीक है, इसको याद रखेंगे, तक माना जाता है। ठीक है, और नंदीवर्धन ने राजधानी जो है पुनः इसने जो है अपनी राजधानी को कहाँ बनाया, पाटलिपुत्र बनाया। ठीक है, यानी कि जो कालाशोक था दोस्तों, इनके जो पिता थे नंदीवर्धन के, तो उन्होंने भी अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र ही बनाया था। ठीक है, दोनों फैक्ट याद रखेंगे। और शिशुनाग जो था उसने अपनी 2 राजधानियां बनाई थी, वैशाली और राजगृह। ठीक है, दोनों याद रखेंगे। इसके शासनकाल के बाद जो है दोस्तों महापद्मनंद ने शिशुनाग वंश का अंत करके नंद वंश की स्थापना की, जिससे मगध एक बड़े साम्राज्य के रूप में उभरा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सीधे सीधे ऐसे याद रखना है। देखिए जो आपने शिशुनाग वंश देखा, तो शिशुनाग वंश में आपने तीनों मैंने आपको बता दिया, शिशुनाग हो गया, कालाशोक हो गया और नंदीवर्धन हो गया। ठीक है, तो नंदीवर्धन जो है शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, इसके बाद फिर कौन सा वंश आ जाएगा, नंद वंश। ठीक है, देखिए तो इसके शासनकाल के बाद जो है क्या हुआ दोस्तों, महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश का अंत करके नंद वंश की स्थापना की। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे नंद वंश की स्थापना किसने की, महापद्म नंद ने। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलिए अब देखते हैं दोस्तों नंदवंश। तो आप इतना समझ चुके होंगे। ठीक है, नंदीवर्धन कौन था, कालाशोक कौन था, शिशुनाग कौन था, तो ये अब आपको याद रहेगा। ठीक है, नंदीवर्धन कौन था, नंदीवर्धन दोस्तों ये कालाशोक का पुत्र था। ठीक है, जिसने 367 से लेकर 345 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, और इसने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र बनाया। ठीक है, और इसके शासनकाल में दोस्तों महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश का अंत करके नंद वंश की स्थापना की, और जिससे मगध जो है एक बड़े साम्राज्य के रूप में उभरा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नंद वंश। ठीक है, मगध पर नंद वंश ने कब से कब तक शासन किया, और नंद वंश के कौन कौन से ऐसे शासक हुए दोस्तों जहां से आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे आपसे, यानी कि पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, देखिए नंद वंश की बात करें दोस्तों, तो नंद वंश कब से कब तक रहा। देखिए देखिए दोस्तों, नंद वंश की बात करें तो नंद वंश दोस्तों कब से कब तक रहा, 344 से लेकर 322 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है दोस्तों ये नंद वंश का है। ठीक है, मगध पर नंद वंश ने कब से कब तक शासन किया आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, 344 से लेकर 322 ईस्वी पूर्व तक जो है शासन किया था दोस्तों नंद वंश ने मगध पर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नंद वंश के बारे में, और नंद वंश के कौन कौन से शासक हुए। जैसे आपका महापद्म नंद हो गया, ठीक है, घनानंद हो गया, ये 2 ऐसे हैं दोस्तों शासक जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, नंदवंश जो है मगध पर शासन करने वाला एक शक्तिशाली राजवंश था। ठीक है, जिसकी स्थापना जो है महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश के अंत के बाद की थी। ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा। ठीक है, कि जो नंदीवर्धन था, नंदीवर्धन को पराजित करके जो है महापद्म नंद ने जो है शिशुनाग वंश का अंत करके जो है क्या किया था, नंद वंश की स्थापना की थी। तो यहाँ पर याद रखेंगे महापद्म नंद का नाम। ठीक है, आपको सीधे पूछ लिया जाएगा कि नंद वंश की स्थापना किसने की। ठीक है, तो नंद वंश की स्थापना जो है किसने की, महापद्म नंद ने की। ठीक है, यह वंश जो है भारत का पहला बड़ा साम्राज्य बना, जिसकी विशाल सेना, अपार धन और केंद्रीकृत प्रशासन था। ठीक है, ये भारत का दोस्तों पहला एक बड़ा साम्राज्य बना दोस्तों ये, और जिसके पास विशाल सेना थी, अपार धन और केंद्रीकृत प्रशासन था। महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश के अंतिम शासक महानंदिन या नंदीवर्धन की हत्या करके नंद वंश की स्थापना की। ठीक है, मैंने अभी ऊपर आपको बताया, तो ये याद रखना है आपने। ठीक है, कि जो महापद्म नंद हैं, महापद्म नंद ने शिशुनाग वंश के अंतिम शासक कौन थे, अभी मैंने ऊपर बताया था, नंदीवर्धन या महानंदी। ठीक है, इसकी हत्या करके नंद वंश की स्थापना की थी महापद्म नंद ने। ठीक है, और खुद को जो है सर्व शत्रांतक यानी कि सभी शत्रुओं का नाश करने वाला, ठीक है, कहा गया है इसको। ठीक है, ये कुछ उपाधियां हैं ठीक है महापद्म नंद की, जो आपको याद रखनी है। ठीक है, देखिए खुद को जो है महापद्म नंद ने खुद को सर्व शत्रांतक, इसको याद रखेंगे, सर्व शत्रांतक सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है इसको, महापद्म नंद को। और एक राठ, ठीक है, सब सारे आपको याद रखने हैं। एक राठ जो है एकमात्र शासक घोषित किया। ठीक है,
महापद्मनंद को निम्न वर्ग यानी कि नाई या शूद्र से बताया जाता है, जिससे यह पहला गैर कुलीन राजवंश बना जिसने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। तो आपको सीधे पूछ लिया जाएगा पहला गैर कुलीन राजवंश कौन था। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। पहला गैर कुलीन राजवंश जो था दोस्तों वो था आपका नंद वंश। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है जो महापद्मनंद है इनने खुद को जो है सर्व क्षत्रांतक यानी कि सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला और एक राठ, ठीक है, एक राठ यानी कि आपका एकमात्र शासक घोषित किया था। महापद्मनंद को दोस्तों निम्न वर्ग का बताया जाता है यानी कि नाई या शूद्र का बताया जाता है, जिससे यह पहला गैर कुलीन राजवंश बना जिसने इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों महाबोधि वंश में महापद्मनंद का नाम जो है उग्रसेन मिलता है। दोस्तों कहीं कहीं पर आपको जो है सीधे महापद्मनंद की जगह उग्रसेन भी लिखा दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो याद रखेंगे महापद्मनंद या उग्रसेन। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, दोनों जो है दोस्तों महापद्मनंद का नाम ही उग्रसेन है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे महाबोधि वंश में महापद्मनंद का नाम क्या है, उग्रसेन है। ठीक है, और महापद्मनंद को भार्गव भी कहा गया है दोस्तों। ठीक है, भार्गव यानी कि दूसरा परशुराम भी कहा गया है महापद्मनंद को। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर महापद्मनंद से सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों। ठीक है, महापद्मनंद को जो है सर्व क्षत्रांतक कहा जाता है यानी कि सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता है, एक राठ कहा जाता है, एकमात्र शासक कहा जाता है। ठीक है, पूछे जा सकते हैं आपको सारे। ठीक है, और इसको जो है दोस्तों महापद्मनंद को जो है उग्रसेन दोस्तों कहा जाता है, इनको उग्रसेन नाम से जाना जाता है। ठीक है, और महापद्मनंद को भार्गव भी कहा जाता है यानी कि दूसरा परशुराम भी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो सारे दोस्तों आपको याद रखने हैं सर्व क्षत्रांतक, एक राठ, ठीक है, भार्गव, ठीक है, उग्रसेन। ठीक है, सारी चीजें आपको याद रखनी है महापद्मनंद से। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे घनानंद की। ठीक है, तो महापद्मनंद के बाद दोस्तों जो शासक बना वो था घनानंद। ठीक है, चलिए जानते हैं इनके बारे में। देखिए घनानंद जो है ये नंद वंश में कुल 9 राजा हुए। ठीक है, घनानंद इस वंश का अंतिम शासक था जो सिकंदर का समकालीन था। ठीक है, तो 9 राजा हुए थे दोस्तों नंद वंश में। उसमें से आपको दोस्तों 2 ये इंपॉर्टेंट राजा रखने हैं। ठीक है, पहला महापद्मनंद और दूसरा घनानंद। ठीक है, तो याद रखेंगे, सीधे पूछा जा सकता है आपको कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। ठीक है, तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था, घनानंद था। ठीक है, चलिए घनानंद का जो सेनापति था दोस्तों कौन था, तो घनानंद का जो सेनापति था वो था भद्रसाल। ठीक है, नाम याद रखेंगे, भद्रसाल किसका सेनापति था, सीधे पूछा जा सकता है आपको। तो भद्रसाल जो है किसका सेनापति था, तो ये था दोस्तों घनानंद का सेनापति था। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों घनानंद जो है ग्रीक एवं यूनानी लेखकों ने जो है घनानंद को क्या कहा है, घनानंद को कहा है अग्रमीच। ठीक है, क्या कहा गया है, अग्रमीच। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपको कि नंद वंश के किस शासक को जो है अग्रमीच कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, अग्रमीच। ठीक है, पूछा जा सकता है आपको। तो नंद वंश के किस शासक को अग्रमीच कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका घनानंद को। ठीक है, तो घनानंद याद रखेंगे, घनानंद जो है नंद वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, और सिकंदर का समकालीन इसको माना जाता है। ठीक, और साथ ही साथ दोस्तों याद रखना है घनानंद का जो सेनापति था वो कौन था, भद्रसाल जो है सेनापति था। ठीक है, और ग्रीक एवं यूनानी लेखकों ने जो है घनानंद को क्या कहा है, अग्रमीच कहा है। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए दोस्तों अगला पॉइंट देखिए, घनानंद जो है दोस्तों ये अहंकारी एवं अत्याचारी शासक था। ठीक है, जो घनानंद था दोस्तों ये क्या था, अहंकारी और अत्याचारी शासक था। उसके बाद देखिए घनानंद को जो है प्रजा पर कठोर कर लगाने वाला शासक माना जाता है, यानी कि घनानंद ने दोस्तों प्रजा पर जो है कठोर जो है कर लगाए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए घनानंद ने
महान विद्वान चाणक्य यानी कि कौटिल्य का भरी सभा में अपमान किया, जिससे आहत होकर चाणक्य ने नंदवंश को यानी कि नंदवंश के नाश की प्रतिज्ञा ली थी। यानी कि ये याद रखेंगे कि घनानंद ने दोस्तों जो चाणक्य था, यानी कि जिसको हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, उनका जो है भरी सभा में जो है उनका क्या किया था, अपमान किया था, जिससे आहत होकर चाणक्य ने दोस्तों नंदवंश के नाश की प्रतिज्ञा ली थी। ठीक है। और चाणक्य ने दोस्तों अपनी कूटनीति और रणनीति से जो है चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। ठीक है, किसको तैयार किया? चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया। और चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित किया और मगध पर कब्जा करके मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, जिससे नंदवंश का अंत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये याद रखना है, घनानंद जो है ये आपका नंदवंश का अंतिम शासक था, जो सिकंदर का समकालीन था। ठीक है, और घनानंद का जो सेनापति था वो था भद्रसाल। और घनानंद को दोस्तों ग्रीक एवं यूनानी लेखकों ने जो है घनानंद को क्या कहा है? अग्रमीज कहा है। ठीक है, साथ ही साथ घनानंद जो है अहंकारी एवं अत्याचारी शासक था। ठीक है, और इसने जो है प्रजा पर जो है दोस्तों कठोर कर लगाए थे। ठीक है, और मैंने बता दिया कि किस प्रकार से नंदवंश का अंत हुआ। ठीक है, तो चाणक्य ने दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से जो है नंदवंश का जो है अंत किया। ठीक है, मैंने बता दिया किस प्रकार से किया था। ठीक हो गया। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों नंद वंश में दोस्तों कुछ यहाँ पर जो है सैन्य शक्ति के बारे में एक बार हम देख लेते हैं, प्रशासन के बारे में। तो यहाँ से भी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर नंद वंश से महापद्मनंद और घनानंद ये दोनों आपको याद रखनी है। ठीक है, और यहीं से दोस्तों आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों नंद साम्राज्य यानी कि नंद वंश और उसका प्रशासन किस प्रकार से था, इसको एक बार देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ से पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए देखिए नंद साम्राज्य और प्रशासन की बात करें तो नंदों ने दोस्तों गंगा घाटी से आगे बढ़कर जो है विंध्य पर्वत के दक्षिण तक जो है अपने साम्राज्य का विस्तार किया और भारत का पहला बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों सैन्य शक्ति की बात करें तो जो नंद वंश था इनके पास जो सैन्य शक्ति थी वो किस प्रकार से थी। ठीक है, देखिए इनके पास जो सैन्य शक्ति थी उसमें क्या क्या शामिल था। देखिए उनके पास दोस्तों 20,000 घुड़सवार थे। ठीक है, पहला याद रखेंगे 20,000 घुड़सवार, 2 लाख पैदल सैनिक। ठीक है, और 2,000 रथों वाली विशाल सेना थी। ठीक है, ये तीनों आपको याद रखने। ठीक है, याद रखेंगे कि नंद वंश की जो सैन्य शक्ति थी दोस्तों ये काफ़ी जो है इनकी सैन्य शक्ति जो है काफ़ी जो है क्या थी, काफ़ी मजबूत थी। इनके पास 20,000 घुड़सवार, 2 लाख पैदल सैनिक और 2,000 रथों वाली विशाल सेना थी। ठीक है, जिससे सिकंदर महान की सेना भी आगे बढ़ने से डरी। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है नंद वंश के शासक जो है अत्यधिक धनी थे और जनता से भारी कर वसूलते थे, जिससे उनमें असंतोष बढ़ा। दोस्तों ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सैन्य शक्ति याद रखेंगे और साम्राज्य किस प्रकार से इनका साम्राज्य था, यानी कि जो नंद वंश यानी कि महापद्मनंद और घनानंद और जो हुए इन्होंने दोस्तों क्या किया, गंगा घाटी से बढ़कर जो है आगे बढ़कर विंध्य पर्वत के दक्षिण तक जो है अपने साम्राज्य का इन लोगों ने विस्तार किया और भारत का ये सबसे पहला जो है बड़ा साम्राज्य इन्होंने स्थापित किया। ठीक है, तो दोस्तों ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं नंद वंश से। और आपको मैंने शिशुनाग वंश बताया और नंद वंश। ठीक है, इससे पहले हमने हर्यक वंश देखा था। तो सारी चीज़ें दोस्तों आपको इसी क्रम में देखनी है। ठीक है, आप पार्ट 1 को पहले देखें, उसके बाद पार्ट 2 और उसके बाद पार्ट 3। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।